हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको द वॉरियर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड कल्चर के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, आपका हर एक डाउट, हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ब्लड कल्चर होता क्या है, यह किसका एग्जाम्पल है। तो जो ब्लड कल्चर मीडिया होता है वह इंडिस्ड मीडिया का एग्जाम्पल होता है। और भी एग्जाम्पल की बात करें तो वह होता है ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, लोफलर, सीरम, स्लोप। अब समझते हैं हमें कि ब्लड कल्चर की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें ब्लड को कल्चर क्यों करना पड़ता है। तो जो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, उनका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है। उसका एग्जामिनेशन हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ब्लड में, उनका नंबर बढ़ाया जाए। और आपको पता है अगर बैक्टीरिया का नंबर बढ़ाना है, उनका ग्रोथ करना है, तो हमें वहां पर उनका कल्चर करना पड़ता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्लड कल्चर मीडिया का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि ब्लड कल्चर मीडिया ही क्यों। तो इसका सिंपल सा रीजन यह है कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है ब्लड में, वो जनरली फेस्टिडियस बैक्टीरिया होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर इंडिस्ड मीडिया का ही प्रयोग करना है, और सैंपल हमारा ब्लड है, इसलिए हम लोग ब्लड कल्चर मीडिया का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है इसके टाइप्स के बारे में। ब्लड कल्चर मीडिया के क्या टाइप्स होते हैं, इसको हम लोग कैसे समझेंगे उसको देखते हैं। देखिए, जो ब्लड कल्चर मीडिया है उसको हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमारा होता है जो हम लोग पुराने जमाने से प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, उसका नाम होता है कन्वेंशनल ब्लड कल्चर मीडिया, जो कि बहुत ही पुराने जमाने से प्रयोग हो रहा है। नाम से मालूम चल रहा है कि कन्वेंशनल ब्लड कल्चर मीडिया है। और दूसरा जो होता है वो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम करता है, उसका नाम होता है ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर टेक्निक। आप इस डायग्राम्स में दो डायग्राम देख पा रहे होंगे। जो पहला डायग्राम्स है वह कन्वेंशनल ब्लड कल्चर मीडिया का एग्जाम्पल ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन मीडिया का है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, भीम से BHIM, भीम, ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन मीडिया। जो सेकंड वाला है वह ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर टेक्निक के बॉटल्स का पिक्चर है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बॉटल दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। पहले समझते हैं पहला मेथड कन्वेंशनल ब्लड कल्चर मीडिया, जिसका एग्जाम्पल है ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन मीडिया के बारे में। तो आप डायग्राम्स में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो फेज आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहाँ पे आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है, एक आपको सॉलिड दिखाई दे रहा है। अब आप सोचेंगे क्या इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं कन्वेंशनल ब्लड कल्चर मीडिया को, एक सॉलिड और एक लिक्विड? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। दो टाइप तो होता है, लेकिन सॉलिड लिक्विड नहीं होता है। केवल लिक्विड और सॉलिड प्लस लिक्विड ऐसे बोल सकते हैं आप। अगर केवल लिक्विड है तो वहां पे केवल एक फेज प्रेजेंट है, इसलिए आप उसको मोनोफेजिक भी बोल सकते हैं। और अगर सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों प्रेजेंट है तो यहाँ पे दो फेज प्रेजेंट है, आप उसको बाईफेजिक मीडियम भी बोल सकते हैं। तो कन्वेंशनल ब्लड कल्चर मीडिया के दो टाइप होते हैं, एक तो मोनोफेजिक होता है, दूसरा बाईफेजिक होता है। आपको पता है मोनोफेजिक है मतलब लिक्विड केवल प्रेजेंट है, और लिक्विड क्या होता है, ब्रॉथ होता है। अगर लिक्विड प्लस सॉलिड प्रेजेंट है तो लिक्विड ब्रॉथ होगा, और सॉलिड के लिए क्या होगा, अगार होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जिसका एग्जांपल है ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन मीडिया। अगर मोनोफेजिक है तो वहां पे ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ प्रेजेंट रहेगा, और बाईफेजिक है तो ब्रॉथ के साथ साथ अगार भी प्रेजेंट रहेगा। ये सिंपल सा कन्वेंशनल ब्लड कल्चर मीडिया हुआ। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं कि हमें बाईफेजिक की जरूरत क्यों पड़ी, मोनोफेजिक्स में क्या प्रॉब्लम थी उसको समझते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम्स में देख सकते हैं, अगर सपोज दैट ये केवल मोनोफेजिक है, यहाँ पे यह वाला पार्ट नहीं रहेगा, पूरा लिक्विड रहेगा। अब देखिए होता क्या है कि आपका यह ब्लड कल्चर तैयार हो गया है, बैक्टीरिया इसमें ग्रोथ कर रहा है, यह लिक्विड मोनोफेजिक है। ग्रोथ होने के बाद अब आपको इसका सब कल्चर तैयार करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से सैंपल को लेकर के एक सॉलिड अगार पे डालना पड़ेगा, जिससे कि आप यहाँ पे उसका फर्दर एग्जामिनेशन कर पाए। तो अगर यह केवल लिक्विड है, आपको इसका सब कल्चर तैयार करना है, तो आप क्या करेंगे, कैप को ओपन करेंगे, और सॉलिड वाले पार्ट में जो सॉलिड अगर दूसरा प्लेट रहेगा उस पर आप उसको पोर कर देंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस हुआ। लिक्विड में आपको कैप को ओपन करना पड़ेगा, तो सॉलिड वाले अगार पे पोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही बाईफेजिक है तो आप समझिए, अगर ये बाईफेजिक है तो यहाँ पे अगार एक सॉलिड मीडिया यहाँ पे प्रेजेंट खुद है, अंदर ही प्रेजेंट है, और लिक्विड भी अंदर है। तो आपको कैप को ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे इसको टिल्ट कर देना है, अपने आप सॉलिड वाले के ऊपर लिक्विड वाला पार्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने आप सब कल्चर तैयार हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कौन सा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि कैप को ओपन नहीं करना पड़ रहा है? क्या है?
समझते हैं। देखिए जब आप कैप को ओपन करते हैं तो वहाँ पे चांसेस होता है कि बाहरी कंटेमिनेशन अंदर आ जाए, मतलब बाहरी बैक्टीरिया अंदर आ जाए, उस कल्चर का कंटेमिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर कैप ओपन नहीं करना पड़ रहा है तो कंटेमिनेशन का चांसेस कम होता है, यह इसका एडवांटेज होता है। तो समझते हैं यहाँ पे कि मोनोफेजिक में सब कल्चर तैयार करने के लिए आपको कैप को ओपन करना पड़ता है, जिससे कि हायर रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन होता है। लेकिन बाईफेजिक में सब कल्चर तैयार करने के लिए केवल बॉटल को टिल्ट करना पड़ता है, इसलिए कंटेमिनेशन का चांसेस कम होता है। और बात करें ओवरऑल तो हालांकि यहाँ पे सब कल्चर तैयार करना ही है, तो देखिए यहाँ पे बहुत से काम को करने पड़ते हैं, यह मैनुअली होता है। पहली बात तो आपको हर एक टाइम इंटरवल पे इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, जिससे कि ग्रोथ अच्छे से हो पाए। दूसरी बात यहाँ पे आपको टिल्ट करना पड़ेगा बार बार हर 10 मिनट बाद। तीसरी बात यह हो गया, मतलब टिल्ट मतलब जब आपको सब कल्चर तैयार करना है तब आपको टिल्ट करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ग्रोथ हो गया है तो सब कल्चर तैयार करना है। ये सब एक कंबर्सन प्रोसेस है, तो यह इसलिए इसका यह डिसएडवांटेज होता है। अब बात करते हैं हम लोग ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर टेक्निक के बारे में, इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं। तो जो खराबी थी हमारे कन्वेंशनल मेथड की, वह इसकी अच्छाइयाँ होगी। पहली बात यह, जैसे कि वहाँ पे हमें इसको मिक्स करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आपको मिक्स नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप मशीन से मिक्स हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, वहाँ पे आपको इसको टिल्ट करना पड़ता था, यहाँ पे अपने आप टिल्ट हो जाएगा। फिर तीसरी बात कि वहाँ पे आपको ग्रोथ को देखना पड़ता था, ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर मशीन है तो अपने आप बता देगी ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। वो कैसे बताएगी, कैसे काम करती है, उसको हम लोग समझेंगे। बस अभी इतना समझिए कि यहाँ पे अपने आप हो जाता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑटोमेटेड टिल्टिंग की बात करते हैं। तो हर 10 मिनट पे ये अपने आप टिल्ट कर देगा, जिससे कि मिक्सिंग अपने हो जाएगी ब्लड की, जिससे कि आसानी से यहाँ पे अच्छा सा ग्रोथ हो पाएगा। फिर बात करते हैं पीरियोडिकली मॉनिटरिंग फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ। यह चेक करते रहेगा कि हर 10 मिनट में चेक करता है कि ग्रोथ हुआ है क्या। अगर ग्रोथ हुआ रहेगा तो वहाँ पे कलर में चेंजेस आते हैं, जिससे कि इंडिकेट करता है कि आपका कल्चर ग्रोथ हो चुका है। अब आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अभी समझेंगे हम लोग कैसे यह फिनोमेना काम करता है, इस एग्जाम्पल को लेकर के, बस अभी आप इतना समझिए। फिर बात करते हैं कि जो ये ऑटोमेटेड सिस्टम है किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। क्या केवल यह ब्लड के लिए प्रयोग होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह आप इसको CSF के लिए, पेरिटोनियल के लिए और भी बॉडी फ्लूइड जैसे प्लूरल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, इनके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। बोन मैरो फ्लूइड, इन सब के लिए आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। केवल ब्लड के लिए नहीं होता है, किसी के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह पूरा एडवांटेज हुआ ब्लड कल्चर मीडिया का। यह काफी सेंसिटिव होता है, रैपिड तो होता ही है, और लेबर का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। अब बात करते हैं कि यह बनता कैसे है। तो देखिए सिस्टम तो ऑटोमेटिक है, लेकिन यहाँ पे आपको मीडिया की जरूरत पड़ेगी, ब्रॉथ की जरूरत पड़ेगी। तो ब्रॉथ क्या क्या होता है? सबसे पहला तो अपना यही ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ की जरूरत पड़ती है, मेन तो यही हुआ। दूसरा आपको ट्रिप्टिक सोया ब्रॉथ की जरूरत पड़ती है, पॉलीमरिक रेजिन बीड्स की जरूरत पड़ती है। सब चीजें आपको जरूरत पड़ती है यहाँ पे, जिससे कि आपका रिएक्शन यहाँ पे हो पाए अच्छे से, आप एग्जामिन अच्छे से कर पाए। फिर बात करते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ पे 3 तरह का इसका मेनली 3 तरह के पाए जाते हैं। यह डिपेंड करता है कि कितने पहले कौन बना है, या क्या उसमें अलग सिस्टम है, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। मतलब क्या है कि जो पहला वाला है उससे अच्छा दूसरा वाला, दूसरा से अच्छा तीसरा वाला, इस तरह से यहाँ पे होते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पे होता है बैक टी अलर्ट 3D, बैक टी अलर्ट वर्चुओ, फिर बैकटेक। 3 तरह का पाया जाता है। बैक टी पढ़ना है, यहाँ पे आपको टी को कैपिटल लिखना है। बैक टी अलर्ट 3D, बैक टी अलर्ट वर्चुओ, फिर बैकटेक। ये 3 तरह के पाए जाते हैं। एक एक के मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आप डायग्राम्स पर देख सकते हैं, यह क्या हुआ, ब्लड कल्चर बॉटल्स हुआ, ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम हुआ। यहाँ आपको रखना है, ये अपने आप लोडिंग अनलोडिंग अपना कर लेता है। तो देखते हैं सबसे पहले बैक अलर्ट 3D के बारे में। यहाँ होता क्या है, देखिए आपको एग्जामिन करना है कि बैक्टीरिया ग्रोथ की है या नहीं की है। तो आपको पता है अगर बैक्टीरिया ग्रोथ करती है तो CO2 को प्रोड्यूस करती है। अगर CO2 प्रोड्यूस होगा तो वह वहां पे pH में चेंजेस लाएगा। इससे होता क्या है, जो बॉटल है आप उसके बॉटम में देख सकते हैं कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। ये है क्या? यह है हमारा ब्लू ग्रीन सेंसर। यहाँ पे होता क्या है, जब pH में चेंज आता है यह वहां पे कलर को चेंज होता है। जैसे pH में चेंज हुआ, जिससे कि वहां पे कलर में चेंज आएगा, और जो कलर में चेंज आएगा उससे क्या होगा कि जो वहां पे कोलोरीमेट्री के बिहाफ पर वह इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ है। देखिए क्योंकि कलर में चेंजेस तभी आएगा जब CO2 वहां पे होगा, क्योंकि CO2 ही रिस्पॉन्सिबल है pH को चेंज करने के लिए। तो जब बैक्टीरिया ग्रोथ करेगी तो CO2 रिलीज होगा, वह CO2 pH में चेंज लाएगा, और यह pH में चेंज वहां पे कलर का चेंज करेगा, जिससे कि जो ब्लू ग्रीन सेंसर है वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग कोलोरीमेट्री से चेक कर सकते हैं।
यह फिनोमेना हुआ, कैसे मालूम चलेगा कि बैक्टीरिया ग्रोथ की है या नहीं की है। तो एक बार रिकॉल करवाता हूँ कि बैक्टीरिया ग्रोथ करेगी, CO2 रिलीज करेगी, वह CO2 पीएच में चेंजेस लाएगा। यह पीएच में जो चेंजेस होगा वह ब्लू ग्रीन सेंसर को येलो कलर में चेंज करेगा, जो कि हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कोलरीमेट्री के बिहाफ पे। ये मशीन में ऑटोमेटिक लगा हुआ होता है, बस वह आवाज से या लाइट से इंडिकेट कर देता है कि यहाँ पे ग्रोथ हो चुका है। यह हुआ बैक टी अलर्ट 3D के बारे में। अब समझते हैं बैक टी अलर्ट वर्चुअलो के बारे में। तो सिंपल सा मेथड है, ये एडवांस है बैक अलर्ट 3D से। इसकी अच्छाइयाँ क्या है? तो पहली बात तो यह लोडिंग अनलोडिंग खुद कर लेता है और यह पिछले के कंपेयर में ज्यादा फास्ट डिटेक्ट कर पाता है ग्रोथ को। सिंपल सा इतना है। लास्ट बैकटेक को पढ़ते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पे बस इतना समझना है कि यहाँ पे एक डाई का प्रयोग होता है, फ्लोरोसेंस डाई का प्रयोग होता है, जिसकी खासियत यह होती है कि वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं कर पाता है। मतलब जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा वह तभी काम करेगा। और पता है अगर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीजन होगा, क्योंकि बैक्टीरिया अभी ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रही है। लेकिन जब बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है तो वो ऑक्सीजन को यूज करने लगती है और धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। जब बैक्टीरिया का जब वहां पे कल्चर में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो जो फ्लोरोसेंट डाई है वह काम करने लगेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन था वह डाई को रोक के रखा था कि वह काम ना करे। लेकिन जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज कर लेगी तो डाई फ्री हो जाएगा और वह काम करेगा, जिससे कि हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे, फ्लोरोसेंस को डिटेक्ट कर पाएंगे और मालूम चल जाएगा कि बैक्टीरिया ग्रोथ कर चुकी है। यह पूरा कॉन्सेप्ट हुआ ब्लड कल्चर मीडिया के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।